तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सूक्ष्म सिंचाई की विधियां और इसके फायदे। अमरूद के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने राज्य में दिनों दिन भूजल का स्तर नीचे होता जा रहा है, जिससे बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई का जल संकट मंडरा रहा है। ऐसे में किसान सिंचाई की उन्नत तकनीकों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए सिंचाई की इन उन्नत विधियों के प्रयोग और इनके लाभ के बारे में जानते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि अभियंता डॉक्टर मिंटू जाब से। किसान भाइयों जोहार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन करने की बहुत सारा विधि है जो हम किसान भाई पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सतही सिंचाई। तो सतही सिंचाई में जो हम पानी कोई एक स्रोत से लाके सीधे हम खेत में ले जाते हैं और वहाँ पे छोड़ देता है। ये जितने भी तरीके हैं उसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। मान लीजिए 100 लीटर पानी हम खेत में दिया तो उसमें सिर्फ 40 से 50 लीटर ही फसल अपने उपयोग में लाते हैं। बाकी 50% लगभग वेस्ट चला जाता है, या तो वाष्पीकरण हो जाता है या डीप लीचिंग के द्वारा ज़मीन सोख लेता है। तो उसको हम ऑफसेट करने के लिए एक नया विधि जो काफ़ी प्रचलित है, सूक्ष्म सिंचाई विधि लाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि मानी जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही ये जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। सूक्ष्म सिंचाई में दो चीज़ है, एक है फुहारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर सिंचाई और दूसरा है ड्रिप सिंचाई। फुहारा सिंचाई जो हम नोजल के पाइप के एक जाल के द्वारा नोजल प्रेशर में नोजल के द्वारा हम पानी को एक बरसात के वर्षा रूप में रेनफॉल के रूप में हम पानी को फुहारा की तरफ वहाँ फैलाते हैं। ये सिंचाई की पद्धति हम ऐसा फसल जिसकी दूरी का जो पास में लगा हुआ रहता है उसके लिए उपयोग में लाता है, जैसे दलहन, तिलहन, गेहूं, उसके लिए स्प्रिंकलर सिंचाई उपयुक्त है। फव्वारा सिंचाई विधि में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है, जो कृत्रिम वर्षा का एक रूप है।
पानी का छिड़काव प्रेशर वाले छोटे नोजल से होता है। इस विधि में पानी महीन बूंदों में बदलकर वर्षा के फुहार के समान पौधों के ऊपर गिरता है। स्प्रिंकलर को फसलों के अनुसार उचित दूरी पर लगाकर पंप की सहायता से चलाया जाता है, जिससे पानी तेज बहाव के साथ निकलता है। स्प्रिंकलर में लगी नोजल पानी को फुहार के रूप में बाहर फेंकती है। पानी के प्रेशर से नोजल घूम घूम कर खेत में वर्षा के समान पानी गिराते हैं। पानी की कमी वाले इलाकों में ये विधि बेहद लाभदायक साबित हुई है। लेकिन जिसकी फसल की दूरी थोड़ा सा दूर में है, जैसे सब्जी हो गया, फलदार वृक्ष हो गया, उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई ज़्यादा उपयुक्त तकनीक है और इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी 90 से 95% होता है। मानिए यदि आप 100 लीटर पानी खेत में दिया तो सिर्फ 5 लीटर ही बर्बाद होगा, बाकी 95% 95% पानी फसल अपने उपयोग में लेते हैं। सामान्यतः फव्वारा सिंचाई सूखाग्रस्त, बलुई मृदा, ऊंची नीची जमीन तथा पानी की कमी वाले इलाकों के लिए उपयोगी है। घास के मैदानों और पार्कों में भी फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर को खेत में इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। तो उस सूक्ष्म सिंचाई हमको यदि करना है तो उसके लिए हमको पानी का एक स्रोत चाहिए। ये पानी का स्रोत कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, यदि बोरवेल किसी के पास है तो बोरवेल हो सकता है, नदी हो सकता है। तो वहाँ से हम पानी को लिफ्ट किया जाता है प्रेशर से, पंप के द्वारा, और उसका एक हेड कंट्रोल यूनिट रहता है। हेड कंट्रोल यूनिट यानी जहाँ पे हम दबाव या प्रेशर को हम रेगुलेट करता है। तो उसको पानी को वहाँ से लाया। और सूक्ष्म सिंचाई की सबसे बड़ी सिद्धांत ये है कि उसमें हमको पानी एकदम साफ पानी चाहिए। थोड़ा भी अशुद्धि या कण, कोई भी अशुद्ध कण उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पानी जो फैलाता है, बूंद बूंद करके गिरता है, ड्रिप, इसलिए हमको उसको फिल्ट्रेशन यानी उसको छानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक फिल्टर यूनिट इसमें दिया जाता है। ये हमारा हो गया मुख्य यूनिट, जो जिसे हम लोग कहते हैं हेड कंट्रोल यूनिट। एक बार पानी आपका शुद्ध हो गया, पानी आपका मोटर से आपका हेड कंट्रोल यूनिट में आ गया, उसके बाद हमारा पानी का वितरण होता है हमारा खेतों में, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लाया जाता है अलग अलग पाइप की, अलग अलग व्यास की पाइप से। पीवीसी पाइप या HDPE पाइप इस्तेमाल में लिया जाता है। तो उसमें जो मुख्य पाइप रहता है, जो मेन पाइप रहता है, तो उसमें उसकी व्यास थोड़ा ज़्यादा रहता है, बड़ा ज़्यादा कैपेसिटी का रहता है। तो ये मुख्य पाइप से पानी पास होगा और ये पानी हमारे ज़मीन से जो पाइप जो बिछा रहेगा, ज़मीन के करीब 1.5 फीट नीचे बिछा हुआ रहता है। यदि वहाँ से कोई ट्रैक्टर भी गुजर जाए तो पाइप को कोई खराबी नहीं आता है। सिंचाई की टपक विधि में पाइपलाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आसपास सतह या उप सतह पर ड्रिपर्स के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। इस प्रणाली में बूंद बूंद द्वारा फसलों और बागवानी पौधों की सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर लगभग 50% पानी की बचत होती है। साथ ही फसल उत्पादन में वृद्धि, खरपतवार में कमी और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस विधि में सिंचाई के साथ उर्वरकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन विधियों से भूख क्षरण की संभावना बेहद कम होती है तथा मृदा में नमी की कमी भी नहीं रहती। इसका पौधों की वृद्धि और विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब बताएं किसान भाइयों कि इसकी फायदा क्या क्या है। जैसे हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा है पानी की बचत। इसमें करीब 50 से 60% पानी की बचत होता है यदि हम सतही सिंचाई से तुलना करें। दूसरा फायदा ये है कि उपज में भी बढ़ोतरी होता है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है, अच्छी बात ये है कि ड्रिप सिंचाई द्वारा हम खाद का व्यवहार भी उसी सिस्टम से किया जा सकता है और 10-15 दिन पहले हमारा फसल भी तैयार हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को मार्केट में अच्छा मूल्य उसको मिल सकता है। भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने सब्सिडी की प्रावधान किया गया है, तो उसमें किसान को टोटल जितना 1 एकड़ या 1 यूनिट इकाई में जितना खर्चा आता है, जो सरकार ने अनुमानित किया है, उसका सिर्फ 10% ही शुरू में देना होगा। बाकी सरकार एज ए सब्सिडी जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा, यदि वो तकनीक के रूप से सही है तो उसको आप सब्सिडी के रूप में आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अमरूद के बागों में साल 2 बार फलन आता है, जिसमें एक बार बारिश के मौसम में और एक बार जाड़े के मौसम में फल आते हैं। अगर किसान इन दोनों फल को लेता है तो फलों की क्वालिटी और उत्पाद दोनों में ही कमी आ जाती है। इसलिए किसानों को इन बागों में एक बार फलन लेना चाहिए। तो किस मौसम में फलन लेना किसानों के लिए लाभकारी है और बाहर नियंत्रण के साथ साथ बागों का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी। आज अभी हम लोग अमरूद के बागों में खड़े हैं और जैसी आपको जानकारी है, सभी को जानकारी है कि अमरूद में 3 फलन होता है। जो अभी फूल आ रहा है, अभी फूल आना प्रारंभ किया है, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये फूल आना जो प्रारंभ किया है, ये आपको मृग बहार में आता है। मृग बहार होता है जो फलन हमको अक्टूबर में प्राप्त होता है, उसको अम्बे बहार कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अमरूद में फलन कब लिया जाए। मार्केट का अगर हम एक आकलन करते हैं, अपने बाजार को देखते हैं, तो बाजार का मूल्य जो भाव है, किसानों को जो फल का भाव मिलता है, वो मुख्यतः अक्टूबर के महीने में मिलता है। तो किसान भाइयों को क्या चाहिए? किसान भाई को चाहिए कि इसी फलन को वो उठा करके इसमें फल का रेगुलेशन करे, फल का नियंत्रण, फलन को नियंत्रित कर सकते हैं। फल को नियंत्रित करने का कई तरीका है। फल को नियंत्रित करने के लिए जैसे अभी ये जो हम लोग अमरूद में फूल देख रहे हैं, उस फूल को आप हटा दीजिए, काट दीजिए, या अपनी काट दीजिए, पत्तों को हटा दीजिए, या इसको कटाई कई तरीके से किया जा सकता है। सिकेटियर के द्वारा हटा दें या हाथ के द्वारा ही बड को हटा दें। तो ये जो अमरूद के पास उसका खाना संग्रहित है ना, वो खाना इस फलन में खर्च नहीं होगा, लेकिन यही फलन है जो थोड़ा डिले हो जाएगा। डिले कहने का मतलब थोड़ा देर और दिन बढ़ जाएगा। अमरूद के फलों की बहार नियंत्रण करने के लिए फरवरी से मई माह के बीच सिंचाई नहीं करें। इससे पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती है और पेड़ सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। फिर जून महीने से बाग में जुताई कर पेड़ की आयु के अनुसार खाद और उर्वरक का व्यवहार करें। अमरूद के फूल खिलने से रोकने के लिए 50 ppm नेफ्थलीन एसिटामाइड का छिड़काव कर सकते हैं। किसान है जो इसके पत्तियों को हटा दे, पत्तियों को हटा देंगे, पत्तियों को फूल सहित हटा दें वो, तो इसमें पुनः कल्ला आएगा और पुनः कल्ला आएगा और कल्ला आएगा तो उसमें फूल पुनः प्राप्त होगा। तो ये लगभग आपका 1 महीना जो फलन है वो लंबित हो जाएगा साधारण समय से, और साथ साथ उसमें फल की क्वालिटी, गुणवत्ता भी ज़्यादा प्राप्त होती है। अभी चूंकि बरसात में फलन प्राप्त होता है तो फल में फल मक्खी की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दूसरा चीज़ है कि पानी बारिश होते रहता है, जिसकी वजह से फल में एक मिठास नहीं प्राप्त होता है, मिठास नहीं रहता है। तो किसान भाई ऐसे में क्या करे, इस फलन को नियंत्रित करे, अपने अनुसार संचालन करे, बाजार के अनुसार संचालित करे। और उस संचालित करने हेतु अगर उन्होंने 100 पौधे का बगीचा लगा रखा है अमरूद का, तो 100 पौधे में से 40 पौधे को अक्टूबर में ले जाए, 60 पौधे को अभी फल प्राप्त कर ले। कटाई, छटाई और सधाई। सामान्य बागों में शुरू में पेड़ों को मजबूत ढांचा देने के लिए सधाई की जानी चाहिए। यह देखना चाहिए कि मुख्य तने पर जमीन से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कोई शाखा नहीं हो। इस ऊंचाई पर मुख्य तने से 3 या 4 प्रमुख शाखाएं बढ़ने दी जाती है। इसके बाद हर दूसरे या तीसरे साल ऊपर से टहनियों को काटते रहना चाहिए, जिससे पेड़ की ऊंचाई ज्यादा न बढ़े। यदि जड़ में कोई फुटाव निकले तो उसे भी काटते रहना चाहिए। जैसे निपिंग सिस्टम में क्या होता है, किसान भाई जैसे ये पौधा है, अमरूद का पौधा है, इसमें कटाई छटाई किया गया है, लेकिन बहुत बार होता है क्या है कि नीचे के कुछ कल्लों को तना में ऐसे करके मोड़ दिया जाता है। मोड़ करके इनके पत्तों को
हटा दिया जाता है, इनके पत्तों को हटा दिया जाता है, तब इसमें नए कल्ले सृजित होते रहते हैं और कुछ कल्लों को छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से साधारण फलन आ रहा है उसको आने दिया जाता है। जब उसका फलन तोड़ लिया जाता है तो इन कल्लों को फिर से छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक ही पौधे में आप अलग अलग समय में अलग अलग टाइम में फलन को प्राप्त करते रहते हैं। और इसमें गुणवत्ता के लिए किसान भाइयों को खास करके अभी जो फल मक्खी की समस्याएं हमारे किसानों को आती है कि अमरूद में जब आप अमरूद को काटते हैं तो उसमें बहुत कीड़ा निकलता है, उसके नियंत्रण के लिए आप अमरूद में फेरोमोन ट्रैप लगाएं, साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट डालें। और खास चीज़ क्या करें कि इन जब पौधों में उर्वरक की भराई कर रहे हों तो उसमें किसी दानेदार कीटनाशक का जरूर मिलाएं, ताकि जब आपका फलन प्राप्त हो तो पौधों में जहर आए और जिसकी वजह से फल मक्खी का जो कीड़ा है, जो फल मक्खी का अंडा फूल में बैठ करके फल के साथ बढ़ रहा है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।